हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा लेसन है कक्षा 12 का लेसन इंडिगो। इंडिगो मतलब नील। इस पूरे लेसन के अंदर गांधी जी द्वारा नील के जो किसान थे, नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उनको नील की खेती से किस तरह मुक्त करवाया उसके बारे में लिखा गया है। लुईस फिशर गांधी जी के परम भक्त थे। ये एक अंग्रेज़ थे लेकिन फिर भी गांधी जी को बहुत मानते थे, क्योंकि गांधी जी में वो ताकत थी जो बिना किसी अहिंसा के द्वारा ये बड़े बड़े काम करवा लिया करते थे। बात है 1916 की, जब अंग्रेज़ों का राज था। भारत के अंदर अशिक्षा और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। अशिक्षा के कारण अंग्रेज़ जो थे वो खाली कागज़ पे दस्तखत करवा लेते थे लोगों से, या फिर अज्ञानतावश वो दस्तखत कर देते थे और इनके साथ शोषण का एक खूनी खेल चलता रहता था। इसी क्रम के अंदर नील की खेती भी एक ऐसा ही शोषणकारी कार्य था। नील की खेती एक व्यावसायिक कृषि थी और इसको करने से जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए इससे कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ व्यवसाय चाहते थे, पैसा चाहते थे एनी हाउ। तो शुक्ला नाम का जो एक किसान था वो अनपढ़ था, लेकिन वो इन्हें अपने हितों के प्रति सचेत था। तो गांधी जी से मिला और गांधी जी को चंपारण बुलाया, चंपारण जो कि बिहार के अंदर है। अब गांधी जी ने किस तरह से अपने प्रयासों से उस अंग्रेज़ों के शासन में नील की खेती से किसानों को मुक्त किया, उसका सारा का सारा विवरण इस लेसन के अंदर है। तो हम देखते हैं पूरा लेसन वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लेखक के बारे में कि इस इंडिगो जो लेसन है हमारा, इसको लिखने वाले कौन हैं और ये इनकी कौन सी किताब से लिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं लुईस फिशर, इसको बोलेंगे फिशर न कि फिशर, इसको बोलेंगे लुईस फिशर। 1896 टू 1970, तो इनका जन्मकाल 1896 से लेकर 1970 तक है। तो वाज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया नामक जो देश है उसके अंदर ये पैदा हुए थे। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी, और इन्होंने सेवाएं दी एज ए वॉलंटियर। वॉलंटियर ने खुद स्वयं सेवक, अर्थात बिना किसी वेतन के, जिसका कोई वेतन नहीं, खुद की इच्छा से इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंदर सेवाएं दी अपनी बिटवीन 1918 एंड 1920, यानी 1918 से लेकर 1920 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी, यानी 2 साल रहे ये ब्रिटिश आर्मी में। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। अब ये क्या हुए, बड़े होकर क्या बने, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, कि ये बड़े होकर पत्रकार बने और इन्होंने लिखा, रोट यानी लिखा, द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स नामक जो अखबार है उसके लिए लिखा। जैसे भारत में दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, ये एक प्रमुख अखबार है, पंजाब केसरी, भारत टाइम्स। तो इस तरह से अखबार का नाम है ये। तो अमेरिका के अंदर द न्यूयॉर्क टाइम्स नाम से जो अखबार था उसके लिए इन्होंने कार्य किया। द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। अब इस अखबार के अलावा इन्होंने कार्य किया द सैटरडे रिव्यू, ये भी अखबार का नाम है, साप्ताहिक अखबार, एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। और इनके अलावा इन्होंने एशिया के और यूरोप के कई पब्लिकेशंस यानी प्रकाशक, यानी प्रकाशकों के लिए काम किया। अन्य जो मैगजीन्स को प्रकाशित करते थे उनके लिए भी इन्होंने काम किया। ही वॉज आल्सो मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा वो प्रिंसटन नामक जो विश्वविद्यालय है उनके अंदर फैकल्टी मेंबर, एक सदस्य के रूप में भी रहे। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम दिस बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अब इस लेसन में, या जो ये लेसन लिया गया है वो एक एक्सेप्ट पहले भी आ चुका, जिसका मतलब होता है अंश। तो ये एक अंश है फ्रॉम हिज बुक, उनकी किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, यानी उनकी एक किताब है जिसका नाम है महात्मा गांधी का जीवन। ये उसी किताब में से लिया गया एक अंश है। तो द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन इन ऑन गांधी,
कि ये जो किताब थी हैज़ बीन रिव्यूड, वो समीक्षा की गई, इस किताब की रिव्यूड यानी समीक्षा की गई। तो इस किताब की बहुत ज़्यादा समीक्षा की गई और वो इतनी ज़्यादा समीक्षा की गई कि ये एक किताब बन गई बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी, कि गांधी जी के ऊपर लिखी गई जितनी भी किताबें हैं उनमें से एक ये सबसे अच्छी किताब थी जिसकी बहुत ज़्यादा समीक्षा की गई। ऐसा किसने कहा? बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। ये एक अखबार था, साप्ताहिक अखबार था, और कहाँ पर था? यूके के अंदर। यूके का मतलब ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन का एक अखबार था साप्ताहिक जिसका नाम था टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। उसके द्वारा ये कहा गया कि ये किताब उनकी एक बेस्ट एवर रिव्यूड बुक थी। तो लुईस फिशर जो थे वो गांधी जी से 1942 में फर्स्ट टाइम मिले, और इनसे मिलने के बाद वो इनसे इतने प्रभावित हुए कि इनके ऊपर ही वो लिखने लगे, और इनके परम भक्त, हम कह सकते हैं परम भक्त बन गए, और इसके बाद उनकी शिक्षाओं को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा। तो हम पढ़ते हैं हम लेसन लाइन टू लाइन। पहली लाइन है, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया ही सेड। तो पहली लाइन में वो कहते हैं कि व्हेन, कि जब मैं, यहाँ पर आई का मतलब मैं, तो मैं कौन? लुईस फिशर, यानी जो लेखक है वो अपने बारे में कह रहे हैं कि जब पहली बार मैं उनसे मिला, विजिटेड गांधी इन 1942, यानी पहली बार में उन्हें 1942 के अंदर उन्हीं के आश्रम के अंदर मिला था, सेवाग्राम में। ये जगह का नाम है सेवाग्राम में, जो कि इन सेंट्रल इंडिया, जो कि मध्य भारत के अंदर स्थित है। सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत में है। ही सेड, उन्होंने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. I will tell you how, कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे, how यानी कैसे, it happened ये सब हुआ, that कि I decided to urge यानी आग्रह करना, कि मैंने कैसे आग्रह करने का निर्णय लिया, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, द डिपार्चर चले जाना, ऑफ ब्रिटिश यानी ब्रिटिश लोग। तो मैं तुम्हें आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश लोगों को जाने के लिए मैंने किस तरह से आग्रह किया। हालांकि मैं खुद भी ब्रिटिश था, इसके बावजूद मैंने ब्रिटिश लोगों को भारत छोड़कर जाने के लिए आग्रह किया, ये सब मैं इसमें बताऊंगा। इट वाज इन 1917, और ये बात है कब की? 1917 की। He had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow। तो बात है 1916 की। तो ही यानी गांधी जी, तो गांधी जी जा चुके थे दिसंबर 1916 में एनुअल यानी वार्षिक, और कन्वेंशन यानी सम्मेलन। तो वार्षिक जो सम्मेलन होता है कांग्रेस का, उसमें जा चुके थे। ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी थी, इसका वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, वहाँ पर ही गए थे। देयर वर 2301 यानी कि 2301 डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि। तो वहाँ पर 2301 तो प्रतिनिधि थे, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स थे। विजिटर्स यानी दर्शक गण थे। ड्यूरिंग यानी के दौरान, किसी कार्य के दौरान। द प्रोसीडिंग्स का मतलब तो कार्यवाहियाँ। तो कार्यवाहियों के दौरान गांधी जी रिकाउंटेड यानी सेड कहा, उन्होंने कहा, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, कि एक पीजेंट यानी किसान, फार्मर, वो मेरे पास आया, एंड लुकिंग वो उसी प्रकार से, लुकिंग यानी दिखाई देता था, लाइक एनी अदर पीजेंट अन्य किसानों की भांति, इन इंडिया यानी भारत के अंदर। पुअर एंड इमेसिएटेड, पुअर यानी गरीब, दुबला पतला यानी कि बिल्कुल थिन, दुबला और पतला, दुबला पतला दिखाई देता था। एंड सेड, और उसने कहा आकर, आई एम राजकुमार शुक्ला,
कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, कि मैं चंपारण ज़िले से हूँ, जो कि भी बिहार में है। तो मैं चंपारण ज़िले से हूँ। एंड आई वॉन्ट टू यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले के अंदर पधारें या आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। अब गांधी जी ने ये स्थान का नाम कभी भी पहले नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, क्योंकि ये स्थित था फुट हिल्स यानी निचली सतह, पहाड़ियों की निचली जगह होती है, उसको बोलते फुट हिल्स यानी तलहटी। ऑफ द टावरिंग यानी ऊंचे, हिमालयाज यानी हिमालय। तो हिमालय की ऊंची जो पहाड़ियाँ थी उनके निचले हिस्से के अंदर ये स्थित था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो नेपाल के जो देश है उसके बिल्कुल पास में था। तो अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, तो एक पुराने, एंशियंट बहुत प्राचीन या पुराने, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, एक बहुत ही पुरानी व्यवस्था थी, जिसके तहत द चंपारण पीजेंट्स, कि चंपारण के जो किसान थे, पीजेंट्स यानी किसान, वर शेयर क्रॉपर्स। अब ये शेयर क्रॉपिंग क्या होती है? शेयर क्रॉपर में क्या होता है कि किसान की जो भूमि है, किसान भूमि, उसको अंग्रेज किराए पर ले लेते थे, और खेती भी किसानों को ही करनी पड़ती थी, और उसके किराए के रूप में उनको जो खेती होती थी उसका कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। इसे बोलते हैं शेयर क्रॉपिंग यानी साझेदारी की खेती। तो सभी किसान क्या थे? शेयर क्रॉपर्स थे, यानी बटाईदार थे। यहाँ पर होगा बटाईदार, तो बटाईदारी किसान थे वो। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट, कि वह निरक्षर, इलिटरेट निरक्षर यानी कोई ज्ञान नहीं था पढ़ाई लिखाई का। बट रेजुलेट यानी दृढ़ निश्चय, जिसका जो काम करने की ठान ली वो करके रहता था, दृढ़ निश्चय था। ही हैड कम टू द, तो वह आया कांग्रेस सेशन कांग्रेस का अधिवेशन, तो यानी वो कांग्रेस के अधिवेशन में आया। टू कंप्लेन, अब क्या करने आया था कि कंप्लेन करने आया था, शिकायत करने आया था अबाउट द इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम। लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदारी, कि जमींदारी की सिस्टम यानी प्रथा। तो बिहार के अंदर जो जमींदारी की प्रथा थी उसमें जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लिए वो कांग्रेस अधिवेशन में आया था। एंड समबडी, और किसी ने, समबडी यानी किसी ने, हैड प्रोबेबली सेड, शायद, प्रोबेबली यानी शायद कह दिया था कि स्पीक टू द गांधी, कि गांधी जी से कहो, अगर आपको कुछ भी शिकायत करनी है तो गांधी जी से कहो। तो गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने शुक्ला से क्या कहा कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उसने अपॉइंटमेंट है इन कानपुर, कानपुर के अंदर, कानपुर जो भारत में ही है, तो कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है। एंड वॉज आल्सो कमिटेड, और वो वचनबद्ध भी हैं, कमिटेड यानी वचनबद्ध यानी वचन से बंधे हुए हैं, टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि भारत के अन्य स्थानों में जाने के लिए भी वो वचनबद्ध हैं, यानी कि उनको भारत के अन्य स्थानों में भी जाना है। शुक्ला अकम्पनीड यानी साथ रहा, तो शुक्ला जो था वो साथ रहा, हिम एवरीवेयर यानी हर जगह। देन गांधी रिटर्न्ड टू हिज आश्रम, और उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम में लौट आए, नियर अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद के पास में था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, जो शुक्ला ने फॉलोड हुए ने साथ आया हिम एंड उनके साथ टू द आश्रम, आश्रम में भी आ गया वो। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, और कई सप्ताहों तक, वीक्स यानी सप्ताह, तो कई सप्ताहों तक गांधी जी का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट, तो एक तारीख तो तय कीजिए। ही बेग्ड, उसने याचना की गांधी जी से, शुक्ला ने, कि कम से कम एक तारीख तो बता दीजिए कब आओगे आप। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित, तो वो क्या हुए, उस प्रभावित हुए
उस बटाईदार किसान की टेंसिटी ने दृढ़ता, तो दृढ़ता से काफ़ी प्रभावित हुए। एंड स्टोरी गांधी सेड, और उस कहानी से गांधी जी प्रभावित हुए जो उन्होंने शुक्ला ने उनको सुनाई थी। तो इसके सुनने के बाद क्या कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच। ये सच एंड सच का मतलब फला फला, यानी उस दिन, तो फला फला दिन में कलकत्ता में रहूँगा। कम एंड मीट मी, तो आना और मुझसे मिलना। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहीं से मुझे लेकर चले चलना जहाँ भी तुम चाहो। मंथ्स पास्ट, कई महीने गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस। सिटिंग ऑन हाउंचेस इसका मतलब होता है उकड़ू बैठना, पूरे का मतलब है उकड़ू बैठना। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, स्पॉट यानी यहाँ पर जगह, स्पॉट यानी जगह, इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। तो शुक्ला जो था कई महीने गुजर गए और शुक्ला उकड़ू बैठा रहा उस अपॉइंटेड स्पॉट यानी तयशुदा, अपॉइंटेड यानी तयशुदा जगह पर कलकत्ता में। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, तो उन्होंने इंतज़ार किया कि जब तक गांधी जी फ्री हों कंप्लीट रूप से, तो फ्री होने तक इंतज़ार किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ऑफ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और तब वो दोनों बोर्डेड यानी चढ़े एक ट्रेन में फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना की एक सिटी के लिए ट्रेन में चढ़े। इन बिहार यानी बिहार के अंदर है पटना। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। तो शुक्ला जो था वो एक घर पे लेके गया, और ये घर किसका था, एक लॉयर ने वकील जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम, और वो बाद में, लेटर यानी बाद में, बिकेम यानी हुए, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और मुखिया। तो पहले तो मुखिया बने, कांग्रेस पार्टी के मुखिया बने, और बाद में भारत के मुखिया, भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। तो राजेंद्र प्रसाद तो क्या थे, वाज आउट ऑफ टाउन, कि वो तो शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स, लेकिन जो नौकर थे, न्यू यानी जानते थे, तो वो जानते थे शुक्ला को एज अ पुअर योमैन यानी कृषक, पीजेंट यानी कि जो उसके नौकर थे वो जानते थे कि ये एक गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड यानी परेशान करना, यानी कि जो परेशान करता था। देयर मास्टर उनके मालिक को, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, कि नील की खेती करने वाले जो बटाईदार किसान थे उनकी सहायता के लिए ये योमैन, ये कृषक उनके मालिक यानी राजेंद्र प्रसाद शर्मा को बार बार परेशान करता रहता था। ऐसा वे नौकर जानते थे। इसलिए दे लेट, इसलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने ठहरने दिया। स्टे यानी ठहरना, तो उन्होंने ठहरने दिया ऑन द ग्राउंड्स यानी ज़मीन के ऊपर, विद हिज कंपेनियन यानी साथी, तो उनके साथी के साथ जो कि गांधी जी थे, तो गांधी जी के साथ शुक्ला को उन्होंने ज़मीन पर ठहरने दिया कि बैठ जाओ। गांधी जी whom they took to be another peasant, जिसको कि उन्होंने दूसरा किसान समझ लिया था, यानी नौकरों ने गांधी जी को भी किसान समझ लिया था। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी को अनुमति नहीं दी गई। परमिटेड यानी अनुमति, उनको अनुमति नहीं दी गई। ड्रॉ यानी खींचना, और वाटर पानी खींचने की अनुमति नहीं दी गई। फ्रॉम द वेल कुएं से। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, ये लेस्ट का पूरा मीनिंग है। तो लेस्ट का मतलब, इस लेस्ट का मतलब होगा कहीं ऐसा न हो कि। तो लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स,
तो कहीं अब क्यों नहीं खींच नहीं दिया उनको पानी, कि कहीं ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप्स की कुछ बूंदें हिज बकेट उनकी बाल्टी से गिर जाएं और पॉल्यूट यानी गंदा, और गंदा कर दें द एंटायर सोर्स, कि पूरे सोर्स यानी स्रोत यानी पूरे कुएं को ही कहीं गंदा ना कर दें। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, वे कैसे जान पाते, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ही नहीं था। तो नौकर जो लोग जो थे उनको कैसे पता चलता कि जो गांधी जी थे, ही यानी गांधी जी, वाज नॉट एन अनटचेबल, अनटचेबल यानी अस्पृश्य, जिसको छुआ न जाए, तो उनको कैसे पता चलता कि अस्पृश्य हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, तो गांधी ने निर्णय लिया सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाया जाए। इट मीन्स मुजफ्फरपुर जाने का उन्होंने निर्णय लिया। विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था। एन रूट यानी बीच में आना, तो बीच में आता था चंपारण के रास्ते में। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस, अब वहाँ क्यों जाना चाहते थे वो? टू ऑब्टेन, ऑब्टेन यानी गेट, प्राप्त करने के लिए, मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और भी ज़्यादा संपूर्ण, कंप्लीट यानी संपूर्ण, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, तो संपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे। अबाउट कंडीशंस, स्थितियों के बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, इम्पार्टिंग यानी देना, तो जितनी जानकारी शुक्ला देने में कैपेबल था उतना तो उसने दी, लेकिन वो संपूर्ण जानकारी लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, तो उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा, यानी तार भेजा प्रोफेसर JB कृपलानी को, ये नाम है। तो मुजफ्फरपुर के अंदर उन्होंने एक तार भेजा, और ये जो JB कृपलानी हैं ये थे आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, यानी मुजफ्फरपुर के अंदर एक कला संकाय, एक कला कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनको इन्होंने तार भेजा। whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, और इनको यानी कि whom यहाँ पर आया JB कृपलानी के लिए, तो इनको यानी कि JB कृपलानी को गांधी जी ने कहाँ देखा था? टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनकी स्थापित स्कूल थी शांति निकेतन, उसके अंदर इन्होंने JB कृपलानी को देखा था। तो द ट्रेन, तो जो ट्रेन थी अराइव्ड एट मिडनाइट, तो जो ट्रेन थी वो आई मिडनाइट यानी अर्धरात्रि में, 12 बजे आई। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो कृपलानी थे वो इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग यानी इंतज़ार करना, तो वो इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन पर विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ। लार्ज बॉडी यानी भीड़, क्राउड, तो एक भीड़ के साथ इंतज़ार कर रहे थे। गांधी स्टेयर्ड देयर फॉर 2 days, तो गांधी जी वहाँ पर 2 दिन रुके मुजफ्फरपुर में। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अभी मलकानी कौन थे? मलकानी अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, कि जो मलकानी थे वो सरकारी विद्यालय में एक अध्यापक थे, तो उनके घर उन्होंने 2 दिन बिताए। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी commented for a government professor to harbor a man like me. It was an extraordinary असाधारण, तो यानी उन दिनों के अंदर ये एक असाधारण बात थी। उन दिनों, इन दोज डेज यानी उन दिनों असाधारण बात थी। गांधी कमेंटेड, गांधी ने टिप्पणी की, कमेंटेड यानी टिप्पणी करना, तो उन्होंने टिप्पणी की। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि सरकारी प्रोफेसर का, हार्बर यानी शरण देना, अ मैन लाइक मी यानी कि मेरे जैसे आदमी को अपने घर में शरण देना एक बहुत बड़ी बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, कि जो छोटे बस्तियाँ थी, लोकेलिटी यानी बस्तियाँ, छोटी छोटी जो बस्तियाँ थी, गाँव थे। द इंडियंस वर अफ्रेड, तो उन बस्तियों में, गाँव में जो भारतीय रहते थे वो अफ्रेड यानी डरते थे। टू शो सिंपैथी यानी सहानुभूति,
फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। एडवोकेट्स यानी वकील, और होम रूल यानी स्वराज्य। तो स्वराज्यों के जो वकील थे, स्वराज्यों के समर्थक व्यक्ति थे, उनके प्रति सहानुभूति रखने से गांव के लोग डरते थे। इसलिए उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने गांधी जी को अपने घर में रखा। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। क्विकली यानी तेज। तो जो न्यूज़ थी, समाचार था गांधी के एडवेंट, आगमन, एडवेंट यानी आगमन, अराइवल, या तो हम कह दें इसको अंग्रेजी में दूसरा वर्ड अराइवल, हिंदी में कहेंगे इसको आगमन। तो गांधी जी के आगमन की जो न्यूज़ थी, और नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन का जो उद्देश्य था, स्वभाव या उद्देश्य जो था, वो बहुत तेज़ गति से स्प्रेड यानी बढ़ना या फैलना। तो वो बहुत जल्दी फैल गया कि गांधी जी आए हैं और वो क्या चाहते थे। थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, कि ये जो बात थी वो पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण ज़िले के अंदर आग की तरह फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैम्पियन। अब जो शेयर क्रॉपर्स थे ना, बटाईदार जो किसान थे, फ्रॉम चंपारण, चंपारण ज़िले के, बिगेन अराइविंग, अराइविंग यानी आना शुरू कर दिया, बिगेन यानी शुरू किया, तो उन्होंने आना शुरू कर दिया। ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब पैदल, पैदल ही आना शुरू कर दिया। एंड बाय कन्वीनियंस, कन्वीनियंस यानी साधन, और या फिर जिनके पास साधन थे वो साधनों से आना शुरू कर दिया। टू सी देयर चैम्पियन, उनके चैम्पियन को देखने के लिए कि उनका चैम्पियन आखिर दिखता कैसे था। तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, लॉयर्स यानी वकील, तो मुजफ्फरपुर में जो वकील थे, कॉल्ड ऑन यानी मेट, मिले, तो वो मिले गांधी जी से, टू ब्रीफ हिम, और संक्षिप्त, ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त के अंदर, संक्षिप्त में ही उन्होंने पूरा मामला समझाया। दे फ्रिक्वेंटली ने बार बार, रिप्रेजेंटेड यानी प्रतिनिधित्व करते थे, प्रतिनिधित्व, पीजेंट्स एंड किसानों का, किसान पीजेंट ग्रुप्स एंड किसानों के समूहों का, इन कोर्ट यानी न्यायालय। तो उन्होंने बताया गांधी जी को, वकीलों ने, कि वही लोग किसानों के समूह का बार बार न्यायालय में प्रतिनिधित्व करते हैं। दे टोल्ड हिम, और उन्होंने गांधी जी को बताया अबाउट देयर केसेस, उनके केसेस के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उनसे ली जाने वाली जो फीस थी, फी यानी फीस, उसके बारे में, उसके आकार के बारे में भी बताया। तो उस फीस को देखकर गांधी जी ने क्या किया, गांधी चिडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने डांटा, फटकारा, चिडेड यानी फटकारा, तो उन्होंने डांटा, फटकारा उन लॉयर्स को, उन वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग, कलेक्टिंग यानी इकट्ठा करना, यानी लेना, कि इकट्ठा करना, बिग फी, कि इतनी बड़ी फीस लेते हो तुम, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदार किसानों से, कि तुम्हें इतनी बड़ी फीस नहीं लेना चाहिए, और इस चीज़ के लिए उनको डांटा। ही सेड, उसने कहा, उन्होंने कहा, गांधी जी ने, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैं इस निर्णय पर, कंक्लूजन यानी निर्णय, तो मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें रोक देना चाहिए, गोइंग यानी जाना, लॉ कोर्ट्स एंड न्यायालय, कि न्यायालय जाना ही छोड़ देना चाहिए, रोक देना चाहिए। टेकिंग सम सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि ऐसे केसेस को न्यायालयों में लेकर जाना, डज लिटिल गुड, लिटिल गुड यानी बेकार, तो वो बेकार है, यानी ऐसे केसेस को न्यायालयों में लेकर जाना बेकार है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, जहाँ पर कि जो किसान हैं वो क्या है, आर सो क्रश्ड, क्रश्ड यानी दबे कुचले, दबे कुचले, क्रश्ड, एंड फियर स्ट्राइकन, और डर से डरे हुए, फियर स्ट्राइकन डरे हुए। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो ऐसी स्थितियों में जो लॉ कोर्ट्स है, न्यायालय हैं, वो यूजलेस हैं, बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, क्योंकि असली राहत
रिलीफ यानी राहत, कि असली राहत तो उनके लिए ये है कि वो डर से मुक्त हो जाएं, यानी डर से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत है। तो मोस्ट ऑफ एरेबल लैंड, एरेबल का मतलब होता है खेती योग्य, खेती योग्य। तो अधिकतर जो खेती योग्य ज़मीन थी चंपारण में या चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण ज़िले में, वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज, डिवाइडेड यानी विभाजित, तो उसको विभाजित कर दिया गया था। तो विभाजित कर दिया गया था, अधिकतर ज़मीन को या खेती योग्य ज़मीन को विभाजित किया गया था लार्ज यानी बड़े बड़े एस्टेट्स, एस्टेट यानी जागीर, संपदा। तो बड़े बड़े खेतों यानी यूँ हम ये कह सकते हैं कि जो खेती योग्य ज़मीनें थी उनको बड़े बड़े खेत थे उनमें बांट दिया गया था। ऑन्ड बाय इंग्लिशमैन, ऑन्ड यानी मालिक, और जिनके मालिक कौन थे उन बड़ी ज़मीनों के, इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज़ थे, तो मालिक तो अंग्रेज़ थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उन पर कार्य जो किया था, खेती का कार्य किनके द्वारा किया जाता था, भारतीय किसानों के द्वारा, यानी भारतीय किसान उन पे काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और चीफ यानी मुख्य, और कमर्शियल यानी मौद्रिक, यानी जिससे पैसा कमाया जाए। तो मुख्य मौद्रिक जो फसल थी, क्रॉप यानी फसल, वो थी इंडिगो यानी नील। अब ये नील की फसल कैसी होती है, ये इस पिक्चर में देखो, फोटो में देखो, तो ये इंडिगो के फूल हैं, ये इंडिगो के पेड़ पौधे हैं, कि ये इस तरह के दिखाई देते हैं। द लैंडलॉर्ड्स, और जो स्वामी थे यानी ज़मीनों के मालिक जो थे, वो क्या करते थे, कंपेल्ड, कंपेल्ड यानी बाध्य करना, यानी वो बाध्य करते थे किसानों को, ऑल टेनेंट्स यानी सभी किसानों को, टू प्लांट, प्लांट यानी उगाना, उगाने के लिए 3/20 का मतलब 3/20 भाग, और या फिर 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, कि जितनी ज़मीन उनको दी जाती थी उस ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग या फिर 15% जो भाग था ज़मीन का, उसके अंदर नील की खेती करने के लिए उनको बाध्य किया जाता था। एंड सरेंडर, और देना पड़ता था उनको, एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट, और पूरी की पूरी नील की जो खेती थी, हार्वेस्ट यानी यहाँ पर खेती, तो नील की जो पूरी खेती थी वो एज ए रेंट यानी किराए के रूप में मालिकों को ही देना पड़ता था। तो दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये कार्य, दिस यानी यह कार्य किया जाता था एक लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन, यानी लंबे समय तक, दीर्घकालीन, और कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौता। तो दीर्घकालीन समझौते के तहत ये कार्य किया जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ लोग जो थे वो अनपढ़ किसानों से हस्ताक्षर करवा लेते थे और इस तरह के समझौते कर लिया करते थे। तो प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। तो प्रेजेंटली यानी उस वक्त, यानी उसी वक्त, द लैंडलॉर्ड्स लर्न, तो लैंडलॉर्ड जो थे ना, जो स्वामी थे ज़मीनों के, लर्न यानी पता चला, तो उनको पता चला कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने क्या कर लिया था, डेवलप्ड यानी विकास कर लिया था, या विकसित कर ली थी, सिंथेटिक यानी कृत्रिम, यानी हाथ से बनाई जाने वाली, इंडिगो यानी नील। तो उन्हें पता चला कि जर्मनी ने एक कृत्रिम नील विकसित कर ली है। तो दे, इसलिए वे क्या किया उन्होंने, देयर अपॉन ऑब्टेंड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम compensation for paying released from 15% arrangement। तो उन्होंने तत्काल, तत्काल, जब उन्हें पता चला कि जर्मनी ने विकसित कर ली है कृत्रिम नील, तो तत्काल उन्होंने क्या किया, ऑब्टेंड यानी प्राप्त किया एक एग्रीमेंट, एक समझौता, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदार किसानों से एक समझौता किया, और समझौते में क्या किया कि टू पे देम कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, कि अगर वो 15% के अरेंजमेंट से मुक्त होना चाहते हैं तो उनके बदले कुछ पैसा, क्षतिपूर्ति यानी उनसे जो नुकसान होगा उनको
तो उनके लिए पैसा देना पड़ेगा। इस बारे में हस्ताक्षर करवा लिए, क्योंकि उनको इस तरह से फ़ायदा होने वाला था कि अगर किसान 15% के लिए मना करेगा तो उसे पैसा देना पड़ेगा, और अगर खेती करता है तो भी इस तरह से उनके दोनों हाथों में लड्डू हो गए अंग्रेज़ों के कि अगर किसान मना करेगा तो पैसा देगा, और अगर मना नहीं करता है तो खेती करेगा। दोनों में से एक काम करना था। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्सम टू द पीजेंट्स। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग का समझौता था, अरेंजमेंट यानी समझौता, वाज इरिक्सम, इरिक्सम यानी कष्टकारक, बहुत ही ज़्यादा कष्टकारक था। तो जब पीजेंट्स के लिए, एंड मैनी साइंड विलिंगली, और कई किसानों ने तो क्या किया, इस समझौते के ऊपर विलिंगली यानी अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा पूर्वक साइन कर दिए कि चलो अच्छा है 15% पे अब खेती नहीं करनी पड़ेगी, ये सोचकर अपनी इच्छा से ही साइन कर दिया, यानी समझौता कर लिया। और दोज हु रेसिस्टेड, और जिन लोगों ने, दोज यानी जिन किसानों ने, रेसिस्टेड यानी विरोध किया, तो जो किसान विरोध में थे उन्होंने क्या किया, एंगेज्ड लॉयर्स, एंगेज्ड यानी सम्मिलित हो गए, इट मीन्स किराए पर किया, किराए पर ले लिए, लॉयर्स यानी वकीलों को किराया पर ले लिया ताकि वो उनके मुकदमे लड़ सकें। तो इधर जागीरदारों ने क्या किया, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो उन्होंने जो ठग लोग थे उनको किराए पर ले लिया कि वो लोगों को ठगने का काम करें। मीनवाइल, और इसी बीच, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स। अब इसी बीच क्या हुआ कि कृत्रिम जो नील की सूचना थी वो उन अनपढ़ किसानों के बीच में जा पहुंची, हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। तो अब जिन लोगों ने साइन कर दिए थे समझौते के ऊपर, उन्होंने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। तो अब अब आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो ये इस लेसन का पार्ट 1 एंड होता है। अब दूसरे वीडियो में देखते हैं हम इसका पार्ट 2। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और दूसरा पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करें, हमें दूसरा वीडियो जल्दी ही तैयार होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।